हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हमारी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी जिसका नाम है आवर पास्ट। एक्चुअली ये एनसीईआरटी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपकी सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी होगी वो मिडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, और आपकी जो एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है उसका नाम भी आवर पास्ट, वो थर्ड पार्ट है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपकी एनसीईआरटी की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि आपको एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ एक बार उस एनसीईआरटी के चैप्टर से गो थ्रू होना है। आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। वो सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी प्रीलिम से रिलेटेड और मेन से रिलेटेड, वो मैं आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। तो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करती है, और इस एनसीईआरटी का कौन सा मटेरियल कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्या करती है आजकल, क्वेश्चन फ्रेम करती है, वो डायरेक्टली नहीं पूछ लेती है इन चीज़ों को, वो ऐसे इनडायरेक्टली पूछ लेती है। जैसे आपको प्लेस दे देगी, ठीक है, और आपको मैच करने के लिए दे देगी ये प्लेस कौन सी जगह पे है। ऐसे कौन कई सारे क्वेश्चन पूछे भी हैं। और जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको क्या करना है, उनकी जो आपको एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ वो जो पिक्चर्स दी गई हैं एनसीईआरटी में वो भी याद करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको वो लाइंस याद नहीं रहती, लेकिन वो आप पिक्चर से भी सोल्व कर दोगे। जैसे एक जगह एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गॉड और गॉडेस दोनों को पूछते थे। ये लाइन एनसीईआरटी में कहीं नहीं दी हुई है, कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब भी आप देखो, जब आप अगर आपको अगर उनकी पिक्चर से याद होगी तो आपको पता चलेगा कि खुदाई में एक देवी की मूर्ति भी मिली है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, भगवानों की मूर्ति भी मिली। आपको इस तरह से इनकी इमेजेस भी याद करनी है। ऐसे बॉक्स और मैपिंग के थ्रू भी यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि एनसीईआरटी से आप इजीली कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर पहले की, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। बेसिकली इस चैप्टर में बात कर रहे हैं वो आदि मानव के बारे में। आदि मानव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो लोग क्या करते थे, कैसे घूमते थे, वो घूमते क्यों थे, क्या खाते पीते थे, खाने पीने में करते, शिकार कैसे करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते थे, देश का नाम। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेगी। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को आप खुद पढ़िए। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ के। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ आए। कुछ चीजें जो है आपके आपको समझ नहीं आए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए। जैसे इसमें एक टर्म दी गई है साउथ एशिया। देखिए, डायरेक्शन चार तरीके की होती है। एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये, जैसे ये एशिया है पूरा, हम एशिया के साउथ वाले रीजन की बात कर रहे हैं। नॉर्थ में क्या क्या आ जाता है, रशिया, चाइना, ठीक है, मंगोलिया, ये सब सेंट्रल एशिया में आ जाता है। ईस्ट में क्या आ जाता है, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सब आ जाते हैं। वेस्ट में आ जाता है आपका ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, ये सब वेस्ट में आ जाता है। साउथ, अब हम बात करें साउथ वाले हिस्से की, इसमें आपका बेसिकली क्या क्या आ जाता है। देखिए, मैप के थ्रू, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अब नीचे जाओगे तो श्रीलंका। ये 6 देश जो हैं साउथ एशिया में आ जाते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की, ठीक है। बस आप अखंड भारत वाले इस चैप्टर में अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, ये अफगानिस्तान वाला रीजन, ये पाकिस्तान वाला रीजन है। आपके इंडिया के बॉर्डर के साथ लगते जितने भी स्टेट हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे इंडिया हो गया,
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। ठीक है, समझ आ गया? कॉन्टिनेंट बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट है पूरी पृथ्वी पर। जैसे एशिया हो गया, यहाँ देखते हैं, यह है एशिया, जो इंडिया हमारा इंडिया जिसमें इंडिया है। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ क्या है? नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ये एशिया के यहाँ पे क्या है? यूरोप। और यहाँ पे आएंगे तो आप आएगा अफ्रीका। एक दो तीन चार पाँच छः सात, बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये बर्फीला एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये 7 कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं, इनका एरिया बहुत, एक तो एरिया एरिया बहुत बड़ा होता है इनका। इनके अपने माउंटेन्स हैं, सी है, हिल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो साउथ एशिया वाला रीजन है, इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया कॉन्टिनेंट के जैसा हो, लेकिन एरिया में उससे छोटा होता है। अब इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान मिला दोगे तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। बेसिकली ये क्या हो गया? सब कॉन्टिनेंट हो गया। अब इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से छोटा है बट एरिया बहुत बड़ा है। ये सेपरेट है बाकी सारे किससे? एशिया से, सी, हिल्स एंड माउंटेन्स के थ्रू। जैसे देखिए, एक मिनट, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। देखिए ये हिमालय पर्वत है, ये आपका हिमालय पर्वत जो है ऐसे 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 बहुत बड़ा एरिया। क्या क्या करता है हिमालय पर्वत? आपको इस पूरे एशिया रीजन से अलग कर देता है। ठीक है, इसके खुद के हिल्स भी हैं, जैसे ये अरावली है, सतपुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां भी है। अरावली हिल्स ऐसे चलती हुई, ऐसे चलती 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 इतने बड़े एरिया को कवर करती है, बहुत बड़े एरिया को। ठीक है, अब आप नीचे देखेंगे, ये खुद का इसका एक समुंदर है, समुद्र से भी अलग है, ये सी है खुद के। ऊपर हमने हिल्स देखा था, ये सब चीजें इसके खुद की ही हैं, जो कि एक माउंटेन, जो कि एक सॉरी कंटिनेंट का ही फीचर होता है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि साउथ एशिया क्या है, उसमें कौन से देश शामिल है। ठीक है, और ये सब कॉन्टिनेंट है। इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? ये इसके आइलैंड्स हैं, ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप समूह है। अब बात करते हैं कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत, आर्टिकल 1 में, भारत दैट इज इंडिया। अब हम बात करते हैं कि अब हम समझेंगे कि ये भारत और ये इंडिया, ये नाम कैसे पड़े। जहां तक बात है भारत की,
ये नाम पड़ा एक, पहले क्या था, जहाँ हम आज लोग रह रहे हैं, यहाँ पे क्लैन या कहें कि ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उनको भरत कहा जाता था। इसलिए जो यहाँ पर जो लोग रहने लगे, वो सब, वो एरिया कहलाया भारत। ये ऋग्वेद में मेंशन है। ठीक है। कहानी सुनाते हैं आपको इंडिया की। एक्चुअली क्या है, पहले ग्रीक और यूनान जो है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। तो बेसिकली जैसे ये इंडिया का नक्शा है ऊपर से, जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ से रिवर गुजरती है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए पूरी पाकिस्तान को क्रॉस करती है। तो यहाँ से आते थे इंडिया में, तो उनको एक बड़ी सारी नदी पार करनी होती थी। इसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है। क्या होता है कि कुछ भाषाओं में, हमारी भाषा के कुछ शब्द नहीं होते। जैसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में द, ध नहीं है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप 4 साल पहले जब आए थे गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को मोदी। वो मोदी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मोडी। क्या कहते हैं? मोडी। उनके द ध नहीं है, उनके सिर्फ एक ही है, डी, बस। उसी तरह से उनको सिंधु नहीं बोलना आता था, तो वो क्या बोलते थे? हिंडोस या इंडोस। ये हिंडोस या इंडोस ही, इसी रिवर को वो बोलते थे। और इस रिवर के पूर्व में, मतलब कि यहाँ जो लोग रहते थे, उन्हें कहने लग गए इंडिया। इस साइड के जो लोग रहने लगे, उस जमीन को कहने लगे ये इंडिया। रिवर के जो पूर्व में जमीन थी, उसको कहने लगे ये इंडिया। ठीक है। ये थी भारत के, भारत या इंडिया नाम कैसे पढ़ने की कहानी। ये किसने, अब देखिए यहाँ देखिए, ऋग्वेद में भारत का मेंशन नाम है पुराना, और ये ईरानियंस और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट से आते थे 2500 साल पहले, वो इंडस से फैमिलियर थे। इसको कहते थे हिंदोस और इंडस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। मतलब कि सिंधु रिवर, ये सो इंडस, इंडस या इंडोस कहते थे। इसके जो पूर्व में या कहें ईस्ट साइड में जो लैंड है, उसको कहते थे इंडिया। इस तरह से नाम पड़ा इंडिया। फिर आप देखोगे कि डेट्स का बड़ा आपको इशू, आपको कभी कभी इशू पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ये हमारी 8th क्लास में बड़ी दिक्कत होती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये कैसे है डेट्स आगे पीछे चल रही हैं। क्या, मैंने एक बार हमारे सर से, लेकिन वो सर बड़े खतरनाक थे, हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, मैंने उनसे पूछ लिया था, क्योंकि मुझे बड़ी क्रैविंग हो रही थी कि यार ये है क्या, या मैंने कहा सर ये इन्होंने गलत लिख रखा है। वो बेचारे हंसे कि अब इसको क्या पता बेचारे को। तो उन्होंने मुझे समझाया, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये है, मान लो ये एक कॉमन, ये एक कॉमन चीज हमने डिसाइड कर ली कि ये हमारी एक कॉमन चीज रहेगी। अब ये कॉमन चीज क्या है? बेसिकली ये है यीशु मसीह जी के जन्म का ईयर। ठीक है, वो जब पैदा हुए। तो उसके बाद की जो ये डेट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं कि अभी हम किस ईयर में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं 2024। इसका मतलब 2024 साल पहले यीशु मसीह जी का जन्म हुआ था। तो अब हम कैसे करते हैं ये, जैसे 2000 से शुरू करते हैं, 2000, 2001, 2002 एंड कंटिन्यू। तो हम ऐसे चलते हैं आगे। ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए। ठीक है। इनको कहते हैं सेंचुरी। जैसे 2024 सेंचुरी, 2000 सेंचुरी। ठीक है। अब ये पहले के
अब इनके पहले के ईयर को कैसे डिसाइड करेंगे, ये करते हैं। जैसे अभी हम लिखेंगे तो मान लो अभी आपका सेशन कौन सा चलेगा, ये चलेगा 2024 से 25। लेकिन उनके में क्या है, उल्टा हो जाएगा इस साइड आकर के, 2025 से 24। इसको इस साइड वाले को कहते हैं बीसीई, बिफोर क्राइस्ट इरा। समझे? जैसे मान लो अब कोई भी, मान लो एक्स राजा है, ठीक है, तो उसका बर्थ ईयर है 320 से लेकर के वो राजा रहा 376 बीसी तक। आइडियली तो ये होना चाहिए, ठीक है, इस चीज के अकॉर्डिंग आइडियली। लेकिन हम इसको पता है कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 776 से 320 बीसीई, मतलब इसको उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे जो चीज बाद में आनी चाहिए वो यहाँ पर पहले आएगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो आइडियली लिखते हैं, जैसे यहाँ पर होगा, अगर इसको लिखेंगे 320 से 376 सीई सेंचुरी, ठीक है। तो आपको कई सारी डेट्स जो है आने वाले टाइम में ऐसे दिखेगी, मैं वहां पर आपको याद करवा दूंगा। तो ये आप इस कंसेप्ट को ज़्यादा इजीली समझ सकोगे। बस आपको एक बार ये चीज़ समझनी है कि 2024-25 जो आइडियल हम बात करते हैं कभी भी, जैसे आपका सेशन है, मान लो आप स्कूल में थे, सपोज करो आप 2010 में 10th क्लास में थे, तो आपको पूछेंगे कि आपने 10th कौन से सेशन से किए, तो आप क्या कहोगे, हम 2010-11, मतलब कि 2010 में हमारी स्टार्टिंग हुई थी और 2011 में हमारा एग्जाम हुआ, ठीक है। इसमें अगर पूछेंगे तो इसमें उल्टा होगा कि 2011 से 2010, ठीक है, बीसीई। और ये सेंचुरी, बूढ़ा बूढ़े हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये यीशु मसीह जी के जन्म दिवस वाले ईयर को कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं ईयर्स को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो एडी एनोडोमी और सीई दोनों एक ही हैं, वही जो ईयर है वो, उनसे पहले जो आएगा वो बीसीई और बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे बीसी और ये उस वो सब। तो ये जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर आजकल हम यूज करते हैं, वो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ, वो ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 200 साल पुराना है। ये जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ना अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में, ये कुछ खास ज़्यादा पुराने नहीं है। ये जस्ट आप यकीन करिए 300 साल पुरानी चीज़ें हैं मैक्सिमम, ये कैलेंडर्स, ठीक है। और ये जितने भी वेइंग मशीन्स और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं अभी, ये बेसिकली किनका, अब देखो इनका किन किन लोगों का कंट्रोल रहा है इन सब चीज़ों पर, अमेरिकन, ठीक है, और यूरोपियंस। यूरोपियंस में बेसिकली आप देखोगे ब्रिटेन, दे आर वेरी क्लेवर पर्सन, ठीक है। जर्मन, फ्रांस, फ्रेंच लोगों का, इन चार पांच देशों का बड़ा डोमिनेंस रहा है पूरे दुनिया में जो भी सिस्टम है उस चीज, ठीक है। इसीलिए अब ये जो कैलेंडर हम यूज करते हैं, ये जो है जनवरी, फरवरी, ये सब कैलेंडर जो है भी 200 साल पुराना है। तो फिर इससे पहले हम कैसे डेट डिसाइड करते थे, तो हमारे यहाँ पर ना कैलेंडर होता था जिसे बोलते हैं पंचांग, या हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। वो बहुत पुराना है, बहुत साल, जो भी हम, जैसे आपके त्योहार हैं, वो इस जो आपका ये कैलेंडर है न्यू वाला, इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं होते हैं, आपके पंचांग के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। तो पंचांग बेसिकली किस चीज पर बेस्ड है, वो होता है मून की रोटेशन पर, कि वो कब अमावस्या आएगी, कब पूरा चांद होगा, कब कितना चांद होगा, वो वगैरह सब चीजें हैं। तो अब आगे धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिलेंगी। मेरा काम है सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, आपको एम्पावर करना। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, अर्जुन बड़ी ज्ञानवान चीज थी, उन्हें बहुत नॉलेज था, ऐसी थोड़ी ना इतनी बड़ी बड़ी
अस्त्र-शस्त्र का उनको ज्ञान हो गया था। लेकिन वो डोल गए थे बीच में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया, उनको एम्पावर किया। तो बेसिकली हमारा काम यही रहेगा कि हम आपको एम्पावर करें, आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अ, वैसे इस बुक में लिखा है कि एग्रीकल्चर जो है सिर्फ़ 18,000 साल पहले शुरू हुई, ठीक है? ये बुक काफ़ी पुरानी लिखी गई है जो एनसीईआरटी की है। बेसिकली क्या है कि पहले माना जाता था कि जो हड़प्पन सभ्यता है आपकी, वो 5,000 साल पुरानी है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम झूठ बोल रहे थे। झूठ क्या मतलब ये हम भ्रम में थे, ये 5,000 साल पुरानी नहीं बल्कि 5,000 साल से भी और पहले की, ये लगभग आपका 8,000 से 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? तो ये फैक्ट का कोई मतलब नहीं है बट आप याद रखना कि एनसीईआरटी में दिया है कि भी 8,000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस होने लग गए थे। एनवायरमेंटल चेंजेस कब हुए हैं? यही 12,000 साल पहले। उससे पहले क्या था? आइस एज थी। मतलब धरती जम चुकी थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि गरम एनवायरमेंटल चेंज हुए, गरम हुई, घास उगी। घास उगने के बाद क्या हुआ कि पक्षी बढ़ने, जो घास पर डिपेंड वाले एनिमल थे वो बढ़ने लग गए। फिर आदमी आदमी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा कि ये कब बच्चे देते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते-पीते हैं, और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये था फर्स्ट चैप्टर, कंप्लीट हो गया। एक्चुअली बहुत अच्छा है वैसे है ये चैप्टर, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है? तो जो भी इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे जो है लैंग्वेज को डिसफेयर करते हैं, कैसे वो पता लगाते हैं कि ये लैंग्वेज का क्या मतलब है, जो कुछ भी लिखा हुआ है। वो लास्ट पेज पर दिया हुआ है, आप देख लेना, अगर समझ ना आए तो मुझे बताना। हम चलते हैं हमारे दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज में। इस चैप्टर में क्या है कि बेसिकली वही सब चीजें पहले वाले को, आरंभिक मानव का चीजें बारे में बताई गई हैं कि वो क्या पहनते थे, कौन से हथियार यूज कर रहे हैं, औजारों के निर्माण की जो भी प्रोसेस है कैसी थी, टेक्निक्स कौन सी थी, एनवायरमेंटल चेंज जिसके बारे में हमने बात की थी, कहाँ से हमें अवशेष मिले हैं, वो सब चीजें हैं। ये भी अच्छा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ खास दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। आपको पढ़ने हैं एक बार ये चैप्टर, बस नोट्स नहीं बनाने हैं कि कहीं आप इसी डर में रहो कि इनसे पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हमारे दिमाग से निकल ना जाए। वो सब मैंने यहाँ निकाल ली हैं, आपको इस चीज़ में, इसको लेकर के कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है और बस कहानी की तरह से, ताकि आपको एक चीज़ें पता हो। तो आइए हम चलते हैं हमारे आदिमानव वाले सफ़र पर कि क्या था पहले, कैसे नहीं, उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, इसमें एक आपका मैप दिया गया है, ये पेज नंबर 13 या 14 पर होगा। हिंदी में 13 पर है, इंग्लिश में शायद 14 पर है या पता नहीं। तो ये सब एरिया है, बुरजहों, मेहरगढ़, ये भीमबेटका, ठीक है? कोलदीवा, महागरा, चिरांद, दावजोली हेडिंग, ये सब एरियाज़ हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि आदिमानव के कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कहीं पर मेहरगढ़ भीमबेटका में क्या है कि गुफाएँ हैं जहाँ पर वो रहते थे। ये जैसे कुरनाल की केव्स हैं, यहाँ पर, यहाँ से उनको पता चला है आग के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट को। यहाँ पर अवशेष मिले हैं, राख राख मिली है, ठीक है? ये होसंगी है, इनाम गाँव है। आपको क्या करना है कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा देख लेना, ये मैप बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि यूपीएससी क्या करती है, आपको
प्लेस का नाम दे देगी, ये प्लेस किस स्टेट में है ये पूछ लेगी, या इन प्लेसेस की खासियत क्या है, या मतलब कि इनमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, क्या फाइंड आउट किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि चीज़ें सब में एक जैसी सी मिली हुई हैं काफ़ी सारी जगह पर। तो मैंने एक अलग बॉक्स में बनाकर दी हुई हैं, आप उसको याद कर सकते हो ईज़िली। वैसे मैं आपको कोई ट्रिक्स बता दूँगा, चिंता मत करना उस चीज़ की। तो हम ये सब आप इसमें आपको देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी मैपिंग से बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम अगले लेक्चर में बताऊँगा आपको कुछ क्वेश्चंस भी, जैसे अगला चैप्टर जो रहेगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन होगी। तो उसमें मैंने आपको यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस भी बताऊँगा, कि देखिए यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रही है। और क्वेश्चंस वैसे आपको लगेंगे ईज़िली है, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वहाँ जाके। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हम चीज़ों को धीरे-धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको चैप्टर की पूरी नरेशन नहीं दे रहा हूँ, अच्छा चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। कुछ ऐसा खास नरेशन देने वाला है नहीं, कुछ जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इससे निकाल ली आप इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे से समझ जाएँगे। अच्छे ढंग से हम नरेशन जो है वो अगले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें ढंग से देंगे। इसमें तो सिर्फ़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला। वही है कि आदि मानव कैसे घूम फिर रहा था, क्या हथियार यूज़ कर रहा था, वो वैसे बेसिकली आप समझ जाएँगे। तो इसमें एक भीमबेटका बॉक्स दिया गया है, भीमबेटका, उसमें ये बेसिकली बात करता है केव्स और रॉक शेल्टर्स की। रॉक शेल्टर्स क्या, या इसको कहते हैं कंदराएँ। देखो रॉक गुफाओं का क्या होता है कि आप पहाड़ों पर देखोगे, वो कुछ 4-5 फुट ऊँची हाइट होती है उनकी, 2-3 फुट चौड़ी होती हैं, लंबी भी, ये गुफाएँ ज़्यादा लंबी भी हो सकती हैं, इनकी लेंथ अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। आदिमानव इन सब चीज़ गुफाओं में यूज़ है। अब बात करें कंदरा, कंदरा क्या होती है, बहुत ही छोटी-सी दरार हो सकती है। जैसे ये मान लो, इसकी चौड़ाई सिर्फ़ हो सकती है आधा फुट हो सकती है, 1 फुट हो सकती है। अंदर जाके बेशक चौड़ी हो जाएँ ज़्यादा, या इनमें भी रहते हैं, इनको बोलते हैं रॉक शेल्टर्स या कंदराएँ बोलते हैं। तो बेसिकली भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में है। वैसे यूपीएससी इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुकी है, भीमबेटका में क्या मिला है, क्या नहीं? आगे हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में। बेसिकली है कहाँ? एमपी का। मैंने बताया था ना आपको कि आपको भीमबेटका दे देंगे और 1-2 चीज़ें और पूछ लेंगे, और मिलान के लिए दे देंगे। कि सपोज़ करो भीमबेटका यहाँ राजस्थान दे दिया है, ठीक है? यहाँ एमपी। अब द वो ऑप्शंस में दे देंगे कि पहला सही है या गलत है, दूसरा सही है या गलत है, ये सब चीज़ें। तो इसका सिंपल सा है, भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में है। और ये है क्या? यहाँ की खासियत क्या है? कि वो रॉक शेल्टर मिले हैं जहाँ पर अर्ली अर्ली मैन रहते थे। ये आगे वाला टॉपिक है, वो है कि वो मूव क्यों करते थे एक से दूसरी जगह पर। बेसिकली इसके 4 रीज़न हैं मेनली, 4 रीज़न हैं। पहला क्या है कि अगर वो एक जगह पर लंबे टाइम पीरियड तक रहेंगे, तो वो उन तो वहाँ पर क्या होगा, जो रिसोर्सेज़ हैं, उनकी उनमें स्कार्सिटी आ जाएगी, मतलब उनमें कमी आएगी। जैसे 1 मिनट, जैसे उनको मेनली भोजन क्या था? फल, फ्रूट या और एनिमल्स। तो अब एक ही टाइम पीरियड में अब फल फल-फूल वगैरह वो क्या है? सीज़नल है। वो साल के 1 डेढ़ महीना तक उपलब्ध रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। एनिमल्स भी क्या हैं? वो खाते रहेंगे तो वो उन्हें कमी ना आ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए वो एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। ये दूसरा ये वही है कि भी प्लेस टू प्लेस किस चीज़ के लिए? उनके जो शिकार है उनमें कमी आ जाती थी, इस वजह से वो चलते थे। अब जो इनका शिकार था, जैसे हिरन हो गया, भैंसे वगैरह हो गए वो सब, अब उनके भी पहले कौन-सा सिंचाई होती थी? पहले सिर्फ़ बारिश पे डिपेंड था। एक जगह बारिश हुई है, घास हुई है, वो घास खत्म हो गई या सूख गई, तो इन जानवरों को भी तो घास खानी है, ये एक से दूसरी जगह जाएँगे। ये अगर एक से दूसरी जगह जाएँगे, तो अधिमानव को भी एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है? ये 2 पॉइंट हो गए। मतलब
पहला खुद के भोजन के लिए आदि मानव जाता था, वहां पे कमी है। दूसरा जो जानवरों का भोजन था, उनमें भी तो कमी आ सकती है। तो जानवर एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे आदि मानव को भी एक से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था। फिर बात आ गई कि जो उनके फ्रूट्स हैं, वो भी तो सीजनल हैं। मान लो, सपोज करो आप रहते हो हरियाणा में, यहाँ पर किन्नू संतरा जो है, उनके बाग है अच्छे खासे, उनका एक सीजन है। तो सीजन खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये तो है नहीं अभी अब 12 महीने आपको अवेलेबल रहेंगे। अब इनका सीजन बीज उगा, बूर लगा, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर ये कच्चे से हो गए, फिर आगे जाके पके, पकेने के बाद भी 1 से 1.5 2 महीना अवेलेबल रहते हैं, तब तक ये क्या करेंगे? इस टाइम पीरियड में, ये खाली टाइम पीरियड है, इसमें फ्रूट नहीं होंगे, तो इनको एक से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। 3 रीजन हो गए। दूसरा है वाटर। ये बेसिकली रहते थे पहले नदियों के किनारे, या कोई भी सेटलमेंट आप देखोगे उठा करके, तो बेसिकली कहाँ रहती है? वो रहेगी जहाँ पर पानी ज्यादा होगा। जैसे चाइना है, चाइना बहुत बड़ा है, लेकिन उसका 80% जो पॉपुलेशन वाला एरिया है, वो कौन सा है? वो समुद्र के किनारे है। यहाँ सब ये सब खाली है, चाइना का एरिया। रशिया का भी ऐसे है, वो सब भी ऐसे ही किनारे पर ही हैं, रहते हैं ज्यादातर पॉपुलेशन, बीच का हिस्सा खाली है। उसी तरह ये भी नदियों के किनारे शिफ्ट हो जाते थे। और कुछ नदियाँ क्या होती हैं, 12 महीने चलती हैं, कुछ नदियाँ सूख जाती हैं, वो सिर्फ मानसून सीजन में ही चलती हैं। जब वहाँ के पानी में कमी आ जाती थी, तो ये एक से दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो 4 रीजन थे। वो खुद के भोजन के लिए शिफ्ट करते थे, जानवरों के भोजन में कमी आ जाती थी तो जानवर शिफ्ट करते थे जानवरों के पीछे। फ्रूट्स वगैरह की सीजनैलिटी जो वो खाते थे, उनके सीजन के अकॉर्डिंगली भी वो शिफ्ट करते थे। तीसरा था पानी की कमी की वजह से वो एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। वैसे एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए भी एक से दूसरी जगह जाते थे। मुझे ये थोड़ा फनी लगा, बट ठीक है, हो सकता है कि आदिमानव के भी रिश्तेदार, मानो आदिमानव रह रहे हैं कहीं, सपोज करो वो रह रहे हैं राजस्थान में, वो उनके रिश्तेदार होंगे महाराष्ट्र में। ऐसा हो सकता है, क्या कह सकते हैं। उस टाइम में भी रिश्तेदारियां तो चलती होंगी। बात आती है कि हम हमें कैसे पता लगा इन लोगों के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट, कि ये सब क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन से हथियार यूज करते थे, ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती? आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम है प्राचीन चीजों के बारे में पता करना। ठीक है, तो इनको क्या हुआ, कुछ उनके चीजें मिली, फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाने शुरू किया, फिर और चीजें खोजनी शुरू की, फिर इनको इनको आदिमानव के बारे में पता चलना शुरू हो गया। जैसे अभी हम देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज। कुछ चीजें जो वो क्या करते थे, बनाते थे और खुद यूज करते थे, जैसे स्टोन, वुड एंड बोन। और ये जिनसे ये टूल बने होते थे, ये आप टूल ये देखिए, ये पत्थर से उन्होंने अपने हथियार बना रखे थे। ये देखिए, ये खुदाई वाला वेपन हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। बेसिकली जैसे ये नॉर्मल पत्थर है, जो नदियों में मिलते हैं, अपने अपने घरों के आसपास देखे होंगे कभी। और ये पत्थर क्या है, इनको तराशा गया है। तराशा गया का मतलब है कि ये पत्थर ये औजार के रूप में बनाए गए हैं आदि मानव के द्वारा। आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी टेक्निक थी ये खुदाई के लिए यूज हो सकता था। ये देखिए, ये कपड़े सिलने के लिए, ये पत्थर फेंक के मारने के लिए हो सकता है। ये देख रहे हो इसकी, ये चीज कितनी शार्प है, इसको हथौड़े के तौर पर
लकड़ी का मुट्ठा डाल के इसको यूज़ किया होगा, या हड्डी का मुट्ठा डाल के इसको एक पत्थर के ऐसे जैसे ये डाल के ऐसे बना लिया होगा मुट्ठा, और ये हथौड़े के रूप में जैसे इस साइड से आप मार सकते हो। ये देख रहे हो, आप देख रहे हो इनकी शार्पिंग कैसे की गई है ये देख रहे हो, ये हिस्सा उठा हुआ है, ये इधर से, ये इधर से नीचे की तरफ है। ये सब उन उस समय के औजार हैं ये। तो वो इन पत्थर वाले टूल्स का यूज़ किस चीज़ के लिए करते थे? मीट एंड बोन्स की, क्योंकि वो ज़्यादातर जानवरों पे डिपेंड थे, तो उनको काटने के लिए, पेड़ों की छाल को काटने, उतारने के लिए, ये एनिमल स्किन, हाइड्स जिसे हाइड्स बोलते हैं, उसकी चमड़ी उतारने के लिए यूज़ करते थे। फ्रूट्स या पेड़ों की जड़ों को काटने के लिए भी यूज़ किया जाता था। कुछ में क्या हुआ है कि हैंडल्स लगे हुए हैं लकड़ी और बोन्स के। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे ये है, ये ऐसे लगता है जैसे इसको हथौड़े की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लकड़ी या उसका जिस तरीके से हमारे आजकल के हथौड़े हैं, उसका मुट्ठा बना लिया होगा लकड़ी का, लगा दिया होगा किसी भी तरीके से, वो आप आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए, ये टूल्स है पेड़ों की जड़ें खुदाई करने के लिए। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये कपड़ा है बेसिकली। कपड़ा तो क्या है ये कि चमड़ी है, स्किन है किसी जानवर की, उसी को ओढ़ने के लिए ये अटैच कर रहे हैं दूसरे कपड़े के साथ, ताकि बड़ी वो बना सके। ठीक है, तो वो कहाँ-कहाँ रहते थे? जो ऐसे मैंने अभी बताया ना, वो पानी के नज़दीक रहते थे, तो नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ताकि पानी की उपलब्धता उनको ईज़िली हो सके। दूसरा था जहाँ पर स्टोन गुड क्वालिटी के हों, क्योंकि उनका औज़ार ही वही थे ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह भागा-दौड़ी ना करनी पड़े ज़्यादा, तो जहाँ पर उनको पानी भी मिल जाता था ईज़िली और अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाते थे, वहीं पर वो रहने लग जाते थे और अपना हथियार बनाए, और वो शुरू हो गए अपना काम जो उनका शिकार का था। ये है कि हमें कैसे पता चलता है ये स्पेक्ट्रस हैं या नहीं है, या क्या है? तो एक्चुअली हमें क्या है, पत्थर के ब्लॉक्स मिले हैं, जो बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे, और वहाँ पर कुछ डिस्कार्डेड मटेरियल भी मिला है, ठीक है? चिप्स ऑफ वेस्ट, मतलब कि वो पत्थर को तोड़ा गया तो जो वो वेस्ट वेस्ट मटेरियल और वो हथियार भी वहाँ पे कुछ हमें मिले हैं। ऐसी जगह को जहाँ पर वो रहते भी थे और ये इन पत्थरों से अपने हथियार बनाते थे, उसको कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री। रहने और वहीं पर अपना औजार बनाने का वो फैक्ट्री लगा रखी थी उन्होंने उन साइट्स को। ये बनाते कैसे देखो, इनके बनाने के 2 टेक्निक्स थी। स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर से पर पत्थर मार-मार के, जैसे देख रहे हो ये पत्थर है, ये भी पत्थर है। तो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा वो मारते थे, तो वो पत्थर का उतना हिस्सा, जैसे ये इस हिस्से को तोड़ना है इन्होंने, तो वो हिस्सा टूट जाता था। दूसरी थी प्रेशर फ्लैकिंग, जैसे आजकल बनाते हैं हथौड़े से पीट-पीट कर, या हथौड़े पत्थर के बीच में कोई छोटी-सी वो पत्थर ले लेंगे, उसको मारेंगे, वो पत्थर नुकीला होगा, उसका उतना-उतना एरिया वो टूट जाएगा। तो वो अपनी मनचाही शेप दे सकते थे उससे। तो कौन-सी 2 टेक्निक है, स्टोन एंड स्टोन टेक्निक और प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। आग का तो हमने वही स्टोरी पता है कि पत्थर से पत्थर मारा और चिंगारियाँ उठी, और वो सब स्टोरी तो हमें पता ही है। तो हमें इस बारे में पता कहाँ चला, ये हमें पता चला ये कुरनूल केव्स में। ये साउथ इंडिया में सिचुएटेड है ना, मैंने आपको बताया था। तो आप याद रख सकते हो कुरनूल केव से क्या मिले हमें, एशेस मतलब राख के ट्रेसेस मिले हैं आदिमानव के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रख सकते हो। बेसिकली यूपीएससी नहीं पूछेगा ऐसा कुछ, बाकी आजकल कुछ पता नहीं, जिस हिसाब से 2023 का इन्होंने एग्ज़ाम बनाया था। चलो 2024 में तो कुछ इन्होंने राहत दी बच्चों को, लेकिन 2023 का पेपर बड़ा एक ब्लंडर था। वैसा कुछ अगर बना दिया तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते ना। आपके पूरे साल की मेहनत है, मिनटों में एक क्वेश्चन से ऐसी-तैसी हो सकती है, तो तब वो
आग का यूज़ किस-किस चीज़ में कर सकते थे? लाइट के लिए कर सकते थे, मीट पकाने के लिए कर सकते थे और जंगली जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए आग का यूज़ कर सकते थे। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट चेंजिंग की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक टॉपिक दिया है चेंजिंग एनवायरनमेंट का, इसमें एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ। तो बेसिकली 12,000 साल पहले धीरे-धीरे मौसम गर्म होना शुरू हुआ, ठीक है? गर्म होने से क्या हुआ, बारिश होनी शुरू हुई। जो पानी था, वो बादल के रूप में बना, फिर बारिश शुरू हुई, तो इससे क्या हो गया, घास के मैदान, ग्रासलैंड क्रिएट हो गए। अब उस पर जो घास पर डिपेंड होने वाले जानवर थे, उनकी तादाद भी बढ़ने लग गई। उनकी तादाद बढ़ने लग गई, तो जो इन जानवरों का शिकार करने वाले थे, वो भी इनके पीछे-पीछे आ गए। फिर वो धीरे-धीरे उन्होंने उनको इनके खाने के बारे में पता चल करना शुरू किया। इनका ब्रीडिंग सीज़न, ये बच्चे कब पैदा देते थे, उसके बारे में पता चला। फिर उन्होंने धीरे-धीरे इनको पालना-पोसना स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से धीरे-धीरे मानव जो है सभ्य होता गया और मानव सभ्यता बनने लग गई। फिर वो उनको पता एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। अगर एग्रीकल्चर के लिए क्या है कि आपको एक जगह बीज डालने पड़ेंगे, फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पौधे उगेंगे कब, ठीक है? और फिर कब वो फसल बनेगी, फिर वो कटेगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ठीक है? ये रॉक पेंटिंग्स हैं। रॉक पेंटिंग्स बेसिकली क्या है कि ऐसे ही ये डंडे से हम लगा देते हैं। वैसे इनको आप अगर आर्ट्स के बारे में आपको रुचि है, तो उनको ये स्टिक पेंटिंग्स भी कहते हैं। जैसे ये वो नहीं बनाते हम इस तरीके से, छोटे क्लास में बनाते थे, ये हो गया, ये, इसको बोलते हैं स्टिक पेंटिंग। बेसिकली वैसी ही चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ये जैसे एक हिरन है, ये एक आदमी है, उसका पीछे शिकार कर रहा है। इसका मुँह देखो बड़ा अजीब तरीके का ही है। बेसिकली लगता है कि इसने कुछ ऊपर अपने गमछा-वमछा वगैरह, ये जैसे हमारे हरियाणा में तो ऐसे वो गमछा पहन लेते हैं गले में, कभी-कभी भागते हैं तो वो गमछा ऐसे पीछे लहराता है ऐसे इस तरीके से। उस टाइप का होगा, पहले गमछा नहीं होगा, मतलब कि कुछ अपना पहना हुआ होगा, जानवरों की स्किन वगैरह कुछ। ये रॉक पेंटिंग है, ये गुफाओं में, केव्स में पाई गई है ये वाली रॉक पेंटिंग। तो इन्हीं से हमें काफ़ी सारी चीज़ें आइडिया लगता है। अब हम बात करते हैं एजिस को। एज बड़ी टाइम को जो है आगे आर्कियोलॉजी ने काफ़ी सारी पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? तो सबसे पहले आती है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक बेसिकली 2 ग्रीक शब्द से बन के मिलके बना है, जिसका मतलब पहले का मतलब पैलियो, दूसरा लिथोस। पैलियो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन। तो पुराने पत्थर जिसको उन्हें मिले थे, तब से लेके अब तक की एज को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको सिर्फ स्टेट पीसीएस में मिल सकते हैं, उसमें पूछ सकता है कोई, एक आधी बार पूछा हो तो। यूपीएससी नहीं पूछता इस तरीके से क्वेश्चन, बट क्या है कि आपको पता होना चाहिए। मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इन टर्म्स पर ध्यान नहीं देता ये सब चीज़ों का, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी क्या है कि आप एस्से या बाद में कभी लिखोगे, तो ये टर्म्स आप कभी कुछ पढ़ते हो हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कभी-कभी क्या है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, फिर जैसे ये टर्म आ गई, तो फिर कभी कुछ कभी कुछ टर्म्स की वजह से जो है आगे वाली चीज़ें आपको समझ नहीं आती। इसलिए इन टर्म्स को आप अच्छे से समझो। पैलियोलिथिक बेसिकली सबसे प्राचीन एज है। इसमें क्या है कि जो पत्थर मिले हैं वो इसी पीरियड के हैं। बेसिकली ये 20 मिलियन ईयर अगो से 12,000 साल पहले ये का टाइम पीरियड है, ठीक है? इसमें क्या मिले थे, स्टोन टूल्स, जो पत्थर वाले हमने औज़ार देखे थे ऊपर, वो इसी पीरियड के हैं, ठीक है? इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
ये 20 मिलियन से 12,000 मिलियन के पीरियड को लोअर, मिडल और अपर टाइम पीरियड में। इसके बाद बात आती है मेसोलिथिक एज की। ये 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले की बात है। यहाँ पर जो है स्टोन टूल का साइज छोटा हो गया है। वहां पहले बड़े बड़े पत्थर थे ना, अब बड़े छोटे छोटे पत्थर को औजार के रूप में यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है। अब इन माइक्रोलिथ के हैंडल, इन पत्थरों के हैंडल लक्कड़ और हड्डियों के बने हुए थे, जैसे सौ एंड सिकल, ये हथौड़ा, छेनी और वो सब चीजें हैं। उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। ये 10,000 साल पहले शुरू हुआ। बेसिकली तीन चीजें हैं। एक तो 20 लाख से 12,000 साल पहले, दूसरी है 12 से 10,000 साल पहले, इसे बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। ये है मेसोलिथिक एज। फिर 10,000 साल पहले शुरू हुई चीजें वो आ गई हैं, अब क्या, न्यूलिथिक एज है। ठीक है। इंडिया में ऑस्ट्रिच, पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच भी पाए जाते हैं, शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग के अंडे भी मिले हैं हमें। कहाँ मिले हैं? पाटने, महाराष्ट्र में। ठीक है। अभी तो कहीं शतुरमुर्ग का मुझे ध्यान नहीं है, कहीं हो। अगर आपको पता हो तो बताना, इंडिया में कहाँ शतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं। पैलियोलिथिक एज में भी शतुरमुर्ग पाए जाते हैं। फिर एक एरिया है मुसंगी। मुसंगी मैंने आपको मैप दिखाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये मुसंगी, ये भी साउथ इंडिया में ही है। अब मैप में इसको मार्क कर लेना। यहाँ पे भी काफी सारे टूल्स मिले हैं। यहाँ पे भी हैबिटेशन एंड कम फैक्ट्री साइट थी, ये भी मतलब यहाँ पे रहते भी थे और अपने औजार भी बने। ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। तो मेन मेन चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं, टाइम पीरियड के बारे में, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के बारे में, टूल्स मेकिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, वो सब चीज़ें। यही इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें पीटी के लिए। इनसे पीटी के ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी कोई खास इनसे कुछ क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। तो मेंस का तो आपका बनेगा नहीं, सिर्फ पीटी के बन सकते हैं। वो मैंने आपको इस मटेरियल में दिए ही हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं खाने के बारे में। आदि मानव का खाना कैसे बना, क्या है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैंने आपको बताया ही था, जैसे 12,000 साल पहले एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। ठीक है, उसमें नोमैडिक लाइफ थी। फिर उनको धीरे धीरे एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, खेती। उन्होंने खेती सीखी। फिर उन्होंने उस खेती से जो भी सामान उनको मिलता था, जैसे ज्वार, गेहूं, बाजरा, उनका उनकी स्टोरेज शुरू की, भंडारण। अब मान लो, और इस चक्कर में इनको क्या करा, एक ही जगह पर रहना पड़ा। फिर यहीं पर क्या हुआ, सेटलमेंट्स क्रिएट हो गई। फिर वो धीरे धीरे झोपड़ियां बनने लगी। झोपड़ियों से धीरे धीरे हम करते करते आजकल हम गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। जैसे वो क्या नाम है, मुंबई में, आपके गुरुग्राम में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। सऊदी अरेबिया में, यूएई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये एक सफ़र था जिसकी शुरुआत हुई थी नोमैडिक लाइफ से। और वो वहाँ से हम सीखते 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 आज किस कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, गाड़ियाँ बना रहे हैं। इससे आगे भी लाइफ और अच्छी होगी। ये सब क्या है जो हमने धीरे धीरे सीखा है, वही सब। ऐसे ही आप भी अपनी यूपीएससी की जर्नी जब स्टार्ट करोगे, तो शुरुआत में क्या आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर धीरे 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 1-2 साल बाद आप बहुत सारे चेंजेस देखो। जैसे मैं हम थे, हम जब करने लगे थे तो वो हमारे कोचिंग वाले जो टीचर है वो बताते थे, तो बहुत बहुत कम चीज़ें पल्ले पड़ती थी। पता ही नहीं, हमें लगता था जैसे क्या ही बात कर रहे हैं, बस समझ आ रहा था कि हाँ कह क्या रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा, चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई। बस ये प्रोसेस है, वही प्रोसेस आप अभी जियोगे धीरे धीरे। या तो कुछ लोग तो 1-2 साल से कर रहे होंगे तैयारी, वो जी रहे होंगे, कुछ ने अभी स्टार्ट किया होगा।
तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक लाइफ मतलब एक घुमंतु, एक से दूसरे स्थान पर अपने खाने-पीने की तलाश में अपने सोच कामों के लिए आते जाते थे। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। एग्रीकल्चर सीख के वो कैसे एक जगह पर रहने देखो, एग्रीकल्चर में क्या है, कोई भी जगह है वहाँ पर आपको पहले बीज बोना पड़ेगा, सीडिंग सीडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका वेट करना पड़ेगा कब तक प्लांट बनने के लिए। प्लांट बन गया, फिर केयरिंग करनी पड़ेगी उसके फ्रूट्स वगैरह के लिए। फिर आपको काटना पड़ेगा, फिर काटोगे तो आप इतना सारा सामान ढो नहीं सकते, उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्टोरेज करनी पड़ेगी। स्टोरेज कैसे करोगे, मिट्टी के बर्तन से, वो टोकरियां बना करके, घास फूस की टोकरियों से, या जमीन में खड्डा खोद करके। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, इसमें लगता है टाइम। और इनमें टाइम लगता है तो इसके लिए आपको एक जगह बैठ कर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, जिसकी वजह से ह्यूमन सेटल होने लग गया एक जगह पर। ठीक है। फिर वो कौन सी जगह पर खेती करेगा, वो सब चीजें फैक्टर फिर उसने देख करके ही फिर वहीं पर खेती की। जैसे कोई नदी उन्होंने देख लिया कि हर साल उसमें 12 महीने 30 दिन पानी रहता है, उसी के आसपास एरिया वाले अच्छे सारी एग्रीकल्चर का जुगाड़, जो अच्छी जमीन ढूंढ ली, वहां पर उसने खेती करनी शुरुआत कर दी। फिर उसने एनिमल्स भी पालने शुरू कर दिए अपने आसपास। फिर उसने एनिमल्स पर स्टडी की, तो एनिमल्स उसको जो जो लगे वो भी उसने काफी सारे पालने शुरू कर दिए। एनिमल्स जो हैं वो भी अपने आप में एक स्टोरेज है खाने का। कैसे, स्टोर ऑफ फूड। कैसे देखो, खुद दूध देते हैं, खुद दूध देते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ मीट के लिए पाले जाते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं जिनसे उनकी तादाद बढ़ती है। तो आपके पास एक जगह में उनको कभी भी आप एज ए फूड, रिसोर्स ऑफ फूड, कुछ जैसे गाय है, भैंस है, आप इनको दूध के लिए यूज कर सकते हो। दूध भी बहुत अच्छा एक फूड का रिसोर्स है। दूध से आप क्या कर सकते हो, घी बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो, पी भी सकते हो। काफी सारी चीजों में के लिए घी यूज होता है। ठीक है। बेसिकली मुर्गियां पाल ली, अंडे वगैरह, अंडे मिलने लग गए, चिकन बना सकते हो आप उनका, वो सब चीजें। तो ये स्टोर ऑफ फूड के तरीके के हो गया, नहीं हो गया जानवर। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कहीं पे भी, जानवर जो हैं वो फूड फूड स्टोरेज के लिए स्टोर ऑफ फूड है या नहीं है, या कैसे काम करते हैं। कैसे तो नहीं पूछेगा कि ये इतना बड़ा होना ही है, लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट दे सकता है, और आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो सकते हो अगर स्टेटमेंट नहीं पता है। तो मैं मुझे भी अभी पता चला है, मैंने अभी जब ये नोट्स प्रिपेयर करने की स्टार्टिंग की है, इस लाइन के बारे में पहले मुझे नहीं पता था। शायद पहले अगर किसी एग्जाम में आ जाए तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। एक बार तो कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने पर ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये मैंने बॉक्स दिया है, ग्रेन्स एंड बोन्स और साइट्स। मतलब कि कहाँ से कौन सी ग्रेन्स और बोन्स कहाँ कहाँ पर मिले। जैसे मेहरगढ़ है, ये अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर मिला है वीट, बार्ली, शिप, गोट, कैटल, गाय भैंस वगैरह वो मिले हैं। कोल्डिवा है यहाँ पर, राइस, छोटे छोटे एनिमल्स की बोन्स वगैरह मिली हैं। ये सब उत्तर प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मेहरगढ़ दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, कोल्डिवा दे दिया, यूपी दे दिया, मेहरगढ़ दे दिया, ये भी यूपी दे दिया, या मान लो कोई और आपको यहाँ पे कुछ और दे दिया। ठीक है। तो अब इनमें कह देगा कि बताओ मेहरगढ़ का मैचिंग कौन सा। जैसे मान लो ABCD, 1 2 3 4, यहाँ पर मेहरगढ़ दे दिया, यहाँ पर दे दिया MP, यहाँ पे दे दिया यूपी, यहाँ पे पाकिस्तान का जैसे मान लो सिंध में है, सिंध दे दिया। तो
मैच करने के दे देगा 1-3 सही है या नहीं है, B1 सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है यूपीएससी। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। तो बेसिकली ये पूछा है कोल्डिवा में क्या-क्या मिला है। वहाँ पे वो चूड़ियाँ वो लिख के दे देगा चूड़ियाँ मिली हैं, नहीं मिली है या कुछ भी। तो आपको ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है और एनसीईआरटी में है तो पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बुक्स आप याद कर लेना बेसिकली। मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप खुद पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा। चैप्टर अच्छे हैं, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। इसीलिए इसमें खास समझाने वाला नहीं है, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ना एक विलेज की डेफिनेशन दी है। अब आपसे कोई गाँव की डेफिनेशन पूछ ले तो आप बेसिकली कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन चीज़ है वो सिंपल सी एक चीज़ याद है कि गाँव की ज़्यादातर पॉपुलेशन मोस्ट पीपल जो है एंगेज्ड होते हैं किसी में फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी में, ठीक है? ये गाँव की डेफिनेशन है। बेसिकली फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर। गाँव में ज़्यादातर लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? एग्रीकल्चर में। तो काफ़ी सारे एरिया में इन्वॉल्वमेंट होने लग गई है। इंडस्ट्री भी क्रिएट कर लेते हैं, दुकान कोई शॉप कर ली, ठीक है? या आजकल जैसे हमारे इधर केचुआ खाद की फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है? और कुछ फैक्ट्रीज़ और तरीके की लग रही हैं। तब गाँवों की में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। बट बेसिकली गाँव में जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन किस चीज़ के में एंगेज्ड है? फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी मेनली एग्रीकल्चर में। अब क्या है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन-सा जगह ये कितने साल पुरानी है, ये जगह कितने साल देखिए जैसे ये हमारे इधर टिब्बे कहते हैं इसको, टिब्बा मिला या एक माउंड मिला ज़मीन में, इसको धीरे-धीरे रेत हटाएँगे तो यहाँ से कुछ चीज़ मिलेगी। उसका एक टाइम पीरियड होगा, यहाँ से कुछ चीज़ मिलेगी, फिर इसकी दूसरी लेयर ये मान लो ये 700 साल पुराने हैं। फिर इसको और हटाया गया तो यहाँ से पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये 900 साल पुराने हैं, ये 1500 साल पुराने हैं, ये 3000 साल पुराने हैं। जो भी यहाँ से चूड़ी, मटका जो भी मिलेगी वो ये कैसे हो सकता है देखो मान लो सपोज़ करो ये आपका घर है। आप क्या करोगे ये पुराना हो गया, आपने इसको क्या किया इस घर को तुड़वा दिया। तुड़वा दिया, इसके बाद क्या हो गया? तुड़वा दिया तो आपके पास जगह तो वही है इतनी है। इसको तुड़वाया, इसका जो भी मलबा वगैरह था या जो भी थोड़े बहुत एक मटके वगैरह या बाकी सब चीज़ें थी, वो रॉ मटेरियल के तौर पे यहीं पर रह गया। आपने इसके ऊपर आपने इसको तोड़ के क्या कर दिया? नया घर बना लिया और बड़ा थोड़ा-सा अच्छा बना लिया, ठीक है? और अच्छी शेप का बना लिया जैसे अच्छी शेप का बना लिया ये, ठीक है? फिर आपके बच्चों ने क्या किया कुछ सालों बाद और तुड़वा दिया। जैसे इसकी हाइट फिर मान लो ये लेवल था, सेकंड घर बना तो ये हाइट इंक्रीज़ हो गई, 1 फुट 1-2 फुट इंक्रीज़ हो गई। फिर और पीढ़ी आई उसने भी वही जगह पर तुड़वाया और घर बना लिया। फिर ये जो हाइट है ये हो गई 4 फुट हो गई। तो आप सबसे पहले जो तुड़वाया था उसका मटेरियल भी इसके नीचे है, फिर उसके बाद जो मटेरियल तुड़वाया था वो भी इसके नीचे है, फिर जो मटेरियल तुड़वाया था वो भी इसके नीचे है। और आपने अगर इसको ये जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, ठीक है? तो क्या हुआ मिट्टी हवाएँ चलती हैं तो मिट्टी पढ़-पढ़ के ये एक ऐसे एरिया बन जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले जो खुदाई करेंगे ऊपर वाले लेयर की मान लो, तो जो आप पुरानी नहीं मतलब मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो जो सबसे ऊपर खुदाई करेंगे तो कौन-सी जनरेशन की चीज़ें मिलेगी? ये 6 नंबर वाली। फिर और खुदाई करेंगे तो कौन-सी जनरेशन की मिलेगी? 5 नंबर वाली। और नीचे खुदाई करेंगे तो 4 नंबर वाली जनरेशन की चीज़ें मिलेंगी। इस तरीके से ऐसे ही है। जैसे ये माउंट बन जाएगा, इसकी लेयर को हटाएँगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये इतने साल पुराना है। फिर और खुदाई करेंगे तो हमें चीज़ें मिलेंगी तो पता चलेगा इतने साल पुरानी और चीज़ें नीचे जाएँगे तो और साल नीचे-नीचे वाली चीज़ें पुरानी होती
ठीक है? तो इस तरीके से हमें पता चलता है। जैसे आप अभी देखोगे, ये आपकी जितनी भी चीज़ें अभी मिल रही हैं, जैसे स्तूप हो गए, पहले स्तूप्स का कोई आइडिया नहीं था, वैसे ही इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है? जो बुद्धिस्ट स्तूप होते हैं या बाकी स्तूप हैं, उनकी शेप ऐसी। तो मिट्टी आई, मिट्टी पड़-पड़ के इनके ऊपर क्या हो चुका था, एक बड़ा सारा पहाड़ टाइप मिट्टी बन चुकी थी। फिर धीरे-धीरे मिट्टी का कटाव हुआ तो ये ईंटें दिखनी शुरू हो गई, स्तूप में जो लगी थी। फिर अंग्रेज़ों को पता चला कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है, फिर इसको उतरवाया गया। फिर पता चला कि अच्छा ये तो स्तूप है। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। किसी तरीके से खेती करते हैं या कोई मिट्टी से चीज़ें निकलती हैं, फिर वहाँ पता चलता है कि अच्छा इसके नीचे कुछ है। फिर वहाँ की खुदाई करवाई जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें निकाली जाती हैं। फिर और उनको ये रहता है कि क्या पता इसके नीचे और चीज़ हो। फिर खुदाई करवाई जाती है, फिर और पुरानी चीज़ें मिलती हैं। इस तरीके से हम खुदाई कर के हमें चीज़ें मिलती जाती है और हमें आइडिया लगता जाता है कि ये इतने साल पुरानी है, इतने साल पुरानी है। तो यह मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था। मेहरगढ़ ये बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है। एनसीईआरटी में दी गई है तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, ठीक है? क्या है, बेसिकली फर्टाइल प्लेन है। ये बोलन पास जो है वहाँ पड़ता है, ठीक है? बोलन दर्रा है, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। बेसिकली ये ईरान जाने वाला रूट है, उस पर है मेहरगढ़। ये पाकिस्तान वाले एरिया में है शायद, सिंध प्रांत वाली साइड है शायद ये, ठीक है? एक कहते हैं प्रोबेबली ये प्लेस है जहाँ पर आदमी और औरत ने बार्ले और व्हीट को उगाना सीखा था। भेड़ बकरियां पहली बार यहीं पर ही पालनी शुरू हुई थी, मेहरगढ़ में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसको याद रखना। क्या? कि बार्ले और व्हीट यहीं उगाया था आदमी औरतों ने, और भेड़ बकरियां पालने भी सबसे पहले यहीं पता चला था, इसी एरिया में ही। हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, हिरन, सुअर, शिप, भेड़, बकरी, और कुछ कैटल बोन्स भी मिली हैं। बोन्स भी पाई गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे ट्राइब्स रहते थे जिसका अपना ही रिच और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन था। खुद की लैंग्वेज थी, म्यूजिक था, स्टोरीज, पेंटिंग्स थी उनकी। उनके खुद के गॉड और गॉडेस भी थे। ये वही एरिया है, मेहरगढ़ उसी एरिया में है जहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी सारी चीजें मिली हैं। तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे बात करेंगे। इनके जो घर मिले हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में मिले हैं, ये देख रहे हो, ये वाले, ये कमरे हैं। इसका ये थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है। प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये स्टोरेज वगैरह के लिए यूज किया जाता हो। रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं मेहरगढ़ में। और एक आदमी की कब्र मिली है, जिसे जिसमें ये बकरियां हैं, भी उसकी कब्र में साथ में मिली है। वो बिलीव करते थे कि शायद इस मृत्यु के बाद भी दूसरा जन्म हो, ठीक है? मृत्यु के बाद के जन्म के इस चीज में विश्वास करते थे, इसलिए तो कब्र में उसकी मनचाही चीजें जो है ऐसे डाल देते थे, सोना चांदी वगैरह। तो ये मेहरगढ़ में मिला है। दाऊजली हेडिंग, ये ब्रह्मपुत्र वैली जो है, ये असम वाली साइड से वहां पे चाइना और म्यांमार बॉर्डर पर है। यहाँ पे भी स्टोन टूल्स मिले हैं, ठीक है? यहाँ पे भी ग्रेन्स और खाने के कुछ आइटम्स पाए गए हैं दाऊजली हेडिंग्स के एरिया में। यहाँ पे एक पत्थर मिला है, जेडाइट। बेसिकली वो यहाँ नहीं पाया जाता, और ऐसा उम्मीद है कि वो चाइना से यहाँ लाया गया है। कुछ लकड़ी की फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है? ये बहुत पुरानी लकड़ी है जो क्या हो गया अब, हार्ड हो गई है पत्थर की तरह। पोट्री भी मिली है, मतलब बर्तन भी मिले हैं यहाँ।
तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर क्या करने हैं, गो थ्रू करने हैं बस। कुछ नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस गो थ्रू करना है। सो अब हम अगला लेक्चर लेके आएँगे, उसमें हम हड़प्पा सिविलाइज़ेशन की बात करेंगे। तो मेरी कोशिश है, देखिए, जो आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, वो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, और आपकी जो शायद 11th या 12th की जो एनसीईआरटी है, वो भी एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, उसमें भी हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के चैप्टर। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों चैप्टर को मिक्स कर दूँ, क्योंकि बार-बार पढ़ना ना पड़े आपको और एक ही जगह पर आपको वो नोट्स मिक्स हो जाएँगे। क्योंकि हमने अपनी प्रिपरेशन में देखा है बड़ी दिक्कत होती है, 6th की एनसीईआरटी पढ़ो, फिर 11th की पढ़ो, उनसे नोट्स बनाओ, इससे नोट्स बनाओ, बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो नोट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब काफ़ी चीज़ें मिलने लगी है, पहले बहुत झंझट था। ये जब से इंटरनेट पर एक्सेस ज़्यादा हो गई है, नेट सस्ता हो गया है तब से, हमारे टाइम बहुत ये दिक्कत थी। तो आई होप, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।